सभी को नमस्ते। पिछली क्लास में हमने बात की थी पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की। अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात करेंगे उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेट चाइल्डहुड। इसको हम स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि 6 से 12 वर्ष की ये अवस्था होती है और ये वो समय है जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन ले रहा होता है, यानी कि स्कूल्स में फॉर्मल सेटिंग में औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है। इस उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों का सामाजिक विकास कैसे होता है, यहाँ पर बच्चों ये बात ध्यान देने वाली है कि मानव जीवन में बचपन से लेकर के सामाजिक विकास प्रारंभ जरूर हो गया, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था वो स्टेज है जहाँ पर आकर के मैक्सिमम सोशल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। क्योंकि अब वो समय आ गया जब बच्चा सिर्फ घर में नहीं रहता है, वो घर के बाहर स्कूल भी जाता है, अपने मित्रों के बीच में भी रहता है, शिक्षकों से भी मिलता है और भी दुनिया में बहुत सारे लोगों से न सिर्फ मिलता है, उनके साथ में अच्छा खासा समय भी बिताता है। और इसीलिए ये वो समय होता है जहाँ न सिर्फ सामाजिक विकास बल्कि नैतिक विकास भी, जो कि किसी न किसी रूप में सामाजिक विकास में भी सहायक है, नैतिक विकास का भी यहाँ पर ही प्रारंभ हो जाता है। अब बच्चा नीतिगत बातें सीखता है, नियम, कायदे, कानून, अनुशासन, बड़ों की आज्ञा मानना, छोटों की मदद करना इत्यादि जो भी नीति संगत बातें होती हैं वो सब यहाँ सीखता है। और यही उसके सामाजिकरण का, या हम ये कह सकते हैं कि उसके सामाजिक विकास का सबसे अच्छा समय होता है। इस अवस्था में बच्चों का मन खेलने में ज़्यादा लगता है, क्योंकि अब वो घर के बाहर ज़्यादा समय बिताता है। अब उसका अपने मित्रों के साथ में संपर्क बढ़ जाता है, और क्योंकि वो अब तक शारीरिक रूप से भी अच्छी तरह से विकसित हो चुका है, क्रियात्मक गतिविधियां भी अब वो सब कर सकता है, यानी कि हर तरह से चलना फिरना, दौड़ना कूदना, उछलना इत्यादि सभी प्रकार के खेल खेल सकता है। बौद्धिक विकास, भाषा का विकास इत्यादि सभी तरह के विकास उसके चरम पर होते हैं। इसीलिए अब वो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करना और अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करना आसानी से सीख जाता है। अब वो बेहतर ढंग से कर पाता है। और 6 से 10 वर्ष की इस अवस्था को, या 6 से 12 वर्ष की इस अवस्था को गैंग एज या टोली की अवस्था भी कहा गया है। हमने पिछली क्लास में बात की थी, जो पूर्वशालीय बालक थे, प्री स्कूल एज जो थी, अर्ली चाइल्डहुड भी हम उसको कह रहे थे, उसमें वो प्री गैंग एज कहला रही थी। और यहाँ पर जब स्कूल एज आ गई तो अब ये गैंग एज यानी कि टोली बन जाती है, बच्चों के गैंग्स बन जाते हैं। ये जो गैंग है बच्चों, ये स्कूल की किसी क्लास के भी हो सकते हैं। अगर स्कूल के बाहर की किसी गतिविधि में जाना है तो स्कूल की अपनी गैंग हो जाती है, यानी कि स्कूल का समूह हो गया। मोहल्ले का समूह हो जाता है कि एक मोहल्ले के रहने वाले बच्चे, और इस समूह की विशेषता ये होती है कि इस समूह में रहने वाले बच्चे ज़्यादातर लगभग हम उम्र होते हैं, बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस इसमें नहीं होता है। और यहाँ तक कि उनके इंटरेस्ट भी एक ही जैसे होते हैं, उनकी गतिविधियाँ भी अधिकांशतः एक जैसी होती है। उनके जो उद्देश्य हैं, इंटरेस्ट कह लें या उद्देश्य कह लें, वो सब लगभग एक समान होते हैं। इसीलिए वो आपस में साथ होकर के अपना समूह या अपनी टोली बना लेते हैं। ये ऐसे बालकों का समूह है जिसमें आयु, विचार एवं क्रियाकलाप इत्यादि एक सरीखे ही होते हैं। इस समय में उनका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। बालक किसी साथी समूह का सदस्य बन जाता है और टोली के बच्चों की बातों को ज़्यादा महत्व देता है। वो अपनी टोली के ही बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर उसको, पर ये टोली कोई परमानेंट फीचर नहीं है, अगर उसको टोली के सदस्यों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता है तो उस टोली को छोड़ भी सकता है, उससे हट करके किसी दूसरी गैंग में, किसी दूसरी टोली में शामिल हो जाता है। टोली की इस अवस्था के दौरान बालक
अपनी मर्जियों के अनुसार टोली बदलते रहते हैं और इसका मुख्य कारण उनकी खेल की प्रकृति एवं क्रियाकलाप होते हैं। अगर उनको मन मुताबिक खेल की गतिविधियों में भाग लेने को नहीं मिल रहा है तो वो अपनी टोली आसानी से बदल लेते हैं। बच्चों की ये जो टोलियां हैं ये एक स्वनिर्मित स्थानीय बालकों का समूह है जिसको सभी बालक मिलकर के खुद ही बनाते हैं। इस टोली में बड़ों का या ये कह लेना चाहिए वयस्कों का, पेरेंट्स का, उन लोगों का ज़्यादा दखल नहीं होता है। बच्चे अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा से अपने दोस्तों का या अपने समूह का चयन करते हैं या आपस में मिल करके अपना समूह बनाते हैं और उस समूह की गतिविधियों के बारे में सारे निर्णय वे स्वयं ही लेते हैं कि हम क्या गेम खेलेंगे, कौन से गेम खेलेंगे, कहाँ मिलेंगे, मिलने की जगह तय करते हैं कि वो चाहे अगर मोहल्ला है तो मोहल्ले का कोई गली हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है, किसी के घर का आंगन हो सकता है, इत्यादि इत्यादि कोई सी भी जगह ये हो सकती हैं। ये टोलियाँ लड़कों में और लड़कियों में दोनों में बनती हैं, लेकिन लड़कियों की टोलियों की गतिविधियाँ थोड़ी अलग होती हैं। लड़कों की टोली में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं। वो अपने घर से दूर जा कर के खेलना कूदना मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई बार इस टोली में रह कर के बच्चा गलत आदतें भी सीख जाता है। जैसे अगर टोली में किसी ने घर से झूठ बोल करके फ़िल्म देखने जाने का प्रोग्राम बना लिया तो वो सब साथ में वैसा भी कर पाते हैं, या किसी के साथ में मारपीट करना है या बुलिंग करना है या दूसरे किसी टोली के साथ में दूसरे किसी गैंग के साथ में लड़ाई झगड़ा मारपीट भी हो सकती है। यहाँ तक कि और भी जो असामाजिक गतिविधियाँ होती है, यहाँ तक कि चोरी या इस तरह की हरकतें, झूठ बोलना, इस तरह की हरकतें भी इन समूह में रह कर के कई बार बच्चे सीख जाते हैं। इसीलिए माता पिता को चाहिए कि बच्चा किस टोली में जा रहा है और उस टोली के बाकी सदस्यों का पारिवारिक वातावरण कैसा है, उन बच्चों की आदतें कैसी है, उनका दूर से एक ऑब्जर्वेशन ज़रूर से रखें, या हम ये कह सकते हैं कि एक नज़र ज़रूर बच्चों पे रखनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना होता है, लेकिन अगर माता पिता को लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा जिस समूह का सदस्य है उस समूह के बच्चों की आदतें अच्छी नहीं हैं या वो वहाँ रह कर के गलत आदतें सीख रहा है, तो फिर माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को उस काम के लिए टोके, उस समूह की सदस्यता से उसको अलग करें। लड़कियों की टोली जो है वो लड़कों के टोले से थोड़ी सी भिन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों की टोली हमेशा असामाजिक कार्य ही करती हैं। ये लोग साथ में रह कर के रचनात्मक कार्य भी करते हैं, अपनी गेम्स की टीम्स बना लेते हैं, कभी फुटबॉल, कभी क्रिकेट, हॉकी इत्यादि अलग अलग गेम्स की इनकी टीमें हो जाती हैं। वो मोहल्ले वाइज भी हो सकती हैं, गली दर गली भी हो सकती हैं, क्लास वाइज हो सकती हैं, स्कूल वाइज हो सकती हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डिपेंड करता है कि किस जगह पर और किसके अगेंस्ट में खेलना है या किसके साथ खेलना है, उसी के अनुसार ये लोग आपस में अपनी टोलियां बना लेते हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले की जो ये टोलियां होती हैं, ये जो त्योहारों के अवसर होते हैं उसमें भी ये उन गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। जैसे होली का चंदा इकट्ठा करना है या होलिका दहन है या कोई भी और ऐसा त्यौहार है जो सामूहिक रूप से समाज में मिल कर के मनाया जाता हो, तो उन सब गतिविधियों के लिए भी ये आपस में मिल कर के कार्य करते हैं। लड़कियों के लिए जैसा हमने बात करी थी, लड़कियों की टोली में थोड़ी सी भिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं। वो घर के ज़्यादा दूर जा कर के मिलना पसंद नहीं करती, घर के आसपास में ही मिलती हैं या अपने स्कूल में अपनी क्लास में इकट्ठा होकर के अपने आपस में शेयरिंग या जो भी चैट करनी है करती हैं। लड़कों में जहाँ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, लड़कियों की टोली में आपस में बातों का आदान प्रदान या विचारों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है। इसमें ख़ास तौर से किसी तीसरी सहेली की बुराइयां करना या किसी टीचर की कमियां निकालना या मिलकर के साथ में पढ़ना, साथ में खेलना इत्यादि। वही बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की एक्टिविटीज़ लड़कियों की टोली में भी होती हैं। इन टोली की जो विशेषता है, इसमें ज़्यादातर ये लोग अपने गैंग का या अपनी टोली का नाम रख लेते हैं और ये नामकरण जो उनके
आइडियल्स होते हैं, जो उनके पसंदीदा, वो हीरो भी हो सकते हैं या कोई नेशनल हीरो हो सकता है, फिल्मी हीरो हो सकता है, कोई प्लेयर हो सकता है, जिस समूह के जैसे इंटरेस्ट होते हैं वो उस हिसाब से अपनी टोलियों का नाम भी रख लेते हैं। अपने मिलने के स्थान ये तय करके रखते हैं, और लड़कों की टोलियों में ख़ास तौर से वो घर से थोड़ा सा दूर जा कर के मिलना पसंद करते हैं, ताकि माता पिता का या अभिभावकों का इंटरफेयर कम हो। और इनकी कोड लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, या गुप्त भाषा का भी कई बार ये इस्तेमाल करते हैं। अपनी बातचीत को आपस में गुप्त रखने का प्रयास करते हैं कि दूसरे समूह या दूसरे लोगों के साथ में वो शेयर ना हो। एक टोली में 6 से 7 सदस्य हो सकते हैं, और कई बार ये सदस्यों की संख्या इस बात पर भी निर्भर करती है कि वो कौन से गेम्स में उनका इंटरेस्ट है या किन एक्टिविटीज़ में उनका इंटरेस्ट है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने गेम की टीम के हिसाब से ये अपनी टोली को घटा या बढ़ा भी लेते हैं। कई बार वही बात है, टोली में खेलते खेलते ये अगर रचनात्मक कार्यों में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं तो कई बार ये बड़ों की आज्ञा की अवहेलना भी कर देते हैं और उन क्रियाओं की पुनरावृत्ति करते हैं जिसके लिए मना किया जाता है। फिर अपनी पहचान के लिए कई बार अपना कोई ड्रेस कोड या कोई बाँह पर कोई रिबन बांध लेना, कोई पर्टिकुलर टाइप की कैप है या कोई भी चीज़ ऐसी जिससे उन सब में एक समानता नज़र आए, कोई भी कॉमन चीज़ वो ऐसी भी कई बार अपनी टोली के लिए डिसाइड कर लेते हैं। लड़कों और लड़कियों की टोली में जो मुख्य अंतर हैं उसमें लड़कों की टोलियाँ घर से दूर जा कर के मिलना पसंद करती है, जबकि लड़कियाँ घर के आसपास में या क्लासरूम में मिलना पसंद करती है। लड़के जहाँ खेल कूद और साहसिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, वहीं लड़कियाँ बातचीत में ज़्यादा समय बिताती हैं। लड़कों की टोली में नए सदस्यों के लिए निर्धारित मानदंड होते हैं, वो महत्वाकांक्षी और साहसी कार्य करने वाले बालकों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि लड़कियां सुंदर, मृदुभाषी और फैशन परस्त लड़कियों को अपनी टोली में प्रवेश देती हैं। लड़कों की टोलियां सामान्यतः बड़ी होती हैं, जबकि लड़कियों की टोली जो है वो छोटी होती हैं। लड़के अपनी टोली में अपने से छोटी उम्र के लड़कों को ज़्यादा प्रवेश देना पसंद करते हैं, ताकि उनका अपना वर्चस्व बना रहे, उनकी अपनी लीडरशिप बनी रहे, जबकि लड़कियां अधिकांशतः ऐसा नहीं करती हैं। लड़कों में जहां कई बार असामाजिक और विध्वंस कार्यों में भी वो शामिल हो जाते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट पीना या तंबाकू वगैरह खाना, इस तरह की गलत कार्य भी वो करने लग जाते हैं। लेकिन लड़कियां अधिकांशतः क्रिएटिव वर्क में, क्योंकि घर में रहती हैं, घर के आसपास में रहती हैं, तो घर के सदस्यों की एक नज़र भी हमेशा उन पर रहती है। तो ऐसे में वो कई बार क्रिएटिव वर्क में सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग इत्यादि, या कोई इंडोर गेम्स वगैरह, यहाँ तक कि पढ़ने का कार्य साथ में कंबाइंड स्टडी का काम भी करती हैं। और लड़के जहाँ एक तरफ पॉलिटिक्स, लीडरशिप, मूवीज़ और दुनियादारी की बातें करते हैं, इस तरह से गेम्स वगैरह इन सब की बातें करते हैं, वही लड़कियाँ आपस में एक दूसरे के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करती हैं, अपने बारे में बताना या सामने वाले के बारे में पूछना, या फिर किसी तीसरी जो वहाँ मौजूद नहीं है उनकी पीठ पीछे, जिसको हम कहते हैं बुराइयाँ करना इत्यादि, इस तरह के काम में लड़कियाँ ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। अब इस टोली के माध्यम से या इस गैंग के माध्यम से बच्चों में सामाजिक गुणों का विकास कैसे होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। टोली में रह कर के ही बच्चा सामाजिक नियम, मूल्यों, मान्यताओं और संस्कृति इत्यादि को सीखता है। टोली में एक अधिकांशतः विध्वंसात्मक कार्य कम होते हैं, रचनात्मक कार्य ही ज़्यादा होते हैं। वो तभी संभव होता है जब टोली में कोई सदस्य डोमिनेंट भी है और उसकी आदतें अगर गलत हैं तो फिर टोली में विध्वंसात्मक कार्य या असामाजिक कार्य होने लगते हैं, लेकिन ऐसा अधिकांशतः नहीं होता है, या हम कह लें कि कम होता है। टोली में बालकों को साहसिक काम करने की प्रेरणा मिलती है, जैसे आग बुझाना, पानी में डूबते बालक को बचाना इत्यादि।
विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकारों से संबंधित कार्य भी ये करना पसंद करते हैं। ये अपनी आयु एवं अपने से बड़े बच्चों के साथ में टोली में रह कर के समायोजन करना सीखते हैं। टीम भावना से कार्य करने का जो प्रेरणा है वो भी उनको यहाँ मिलती है। टीम भावना का उदय इस समय में होता है और मिलजुल करके एज ए टीम काम करना उनको अच्छा लगता है। आज्ञाकारी बनते हैं क्योंकि टोली का जो भी कैप्टन है या लीडर है उसकी बात को मानना सबके लिए ज़रूरी हो जाता है। उसके बताए हुए काम को करना, समय के प्रति पाबंदी, ऐसे बहुत से गुण हैं जो टोली में रह कर के बच्चा आसानी से सीख जाता है। सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता, परोपकारी इत्यादि ऐसे गुण हैं जो भी टोली में रह कर के बच्चा सीखता है। इससे बच्चे में आत्मविश्वास बढ़ता है। टोली के बालक के साथ वो उनके सामने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त भी करता है और सामने वालों की बात को सुनता भी है, उनकी राय को सुनता भी है, उनकी प्रतिक्रिया को एक्सेप्ट भी करता है, स्वीकार भी करता है और अकॉर्डिंगली अपने आप में अगर कोई परिवर्तन डिज़ायरेबल है टोली के लिए तो वो परिवर्तन लाने का प्रयास भी करता है। टोली के माध्यम से ही उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास भी होता है और वो अपनी बात मनवाने में सफल होते हैं। सहनशीलता, उदारता इत्यादि ऐसे गुण हैं जो भी टोली में रह कर के बढ़ते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाना, आक्रामकता पे काबू पाना इत्यादि बहुत से ऐसे गुण हैं जो बच्चा टोली में रह कर के सीखता है। टोली में रह कर के डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र क्या है, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता क्या है और कर्तव्यनिष्ठता इत्यादि के पाठ वो टोली में रह कर के ही सीखता है। त्याग, बलिदान, परोपकार इत्यादि गुणों का विकास होता है और सामूहिक खेल कूद में उसको आनंद यानी कि सबसे ज़्यादा खुशी की अनुभूति होती है और इसी से उसको आगे भी अच्छे काम को करने की प्रेरणा मिलती है। या हम ये कह सकते हैं कि टोली में रह कर के बच्चा बहुत से ऐसे गुणों को सीखता है जो शायद घर में रह कर के वो उतनी इंटेंसिटी के साथ में या उतनी गहराई से नहीं सीख पाता। देशभक्ति की भावना, देशद्रोही और भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने के गुण इत्यादि सभी टोली में रह कर के ही बच्चों को मिलते हैं। ये थी बालकों में उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है उसके बारे में हमने बात की है। अगली क्लास में हम कुछ विशिष्ट प्रतिमानों की बात करेंगे कि कौन कौन से स्पेशल पैटर्न्स इनमें इन बच्चों में पाए जाते हैं। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।